जी औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा। तो आज हम जो टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं वो है हाउ विल वी अप्रोच अ पेशेंट विद ओस्टियोआर्थराइटिस। और दूसरा हमारा टॉपिक गॉटी आर्थराइटिस। और एंड पे हम इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे हाउ विल वी अप्रोच अ पेशेंट विद रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट। तो ये है कि जो ओस्टियोआर्थराइटिस और गॉटी आर्थराइटिस के पेशेंट्स हैं ये हमारे पास किस तरह प्रेजेंट करते हैं। तो सबसे पहले हमने देखना है कि आर्थराइटिस क्या है। आर्थराइटिस इज एक्चुअली द इन्फ्लेमेशन ऑफ जॉइंट्स। तो जॉइंट्स की इन्फ्लेमेशन को हम आर्थराइटिस बोलते हैं। और इन्फ्लेमेशन के चार साइंस होते हैं। नंबर वन रेडनेस, नंबर टू एडीमा, नंबर थ्री टेंडरनेस एंड नंबर फोर पेशेंट का टेम्परेचर। कि जो टेम्परेचर होगा वो एलिवेटेड होगा इन्फ्लेम्ड एरिया के अंदर, वो एडिमेटस होगी, रेड होगी और एडीमा होगा। तो दीज आर द फोर साइंस ऑफ इन्फ्लेमेशन। और अगर मैं आर्थराइटिस को क्लासीफाई करूं तो इसको हम क्लासीफाई कर सकते हैं ऑन द नंबर ऑफ जॉइंट्स इन्वॉल्व्ड, कि कितने जॉइंट्स इन्फ्लेम्ड हैं। तो इसकी बेस पे ना तीन क्लासेस बनती हैं। एक होती है मोनो आर्थराइटिस, दूसरा होता है ओलिगो आर्थराइटिस, तीसरा होता है पोली आर्थराइटिस। तो जो मोनो आर्थराइटिस है नाम ही बता रहा है कि सिंगल जॉइंट इन्फ्लेम होगा। सिंगल जॉइंट इन्फ्लेमेशन अगर हो तो दैट इज मोनो आर्थराइटिस। और अगर 2 to 5 जॉइंट्स इन्फ्लेम्ड हो तो दैट इज कॉल्ड ओलिगो आर्थराइटिस। एंड इफ मोर देन 5 joints are inflamed, दैट इज कॉल्ड पोलीआर्थराइटिस। अब सिंगल ज्वाइंट इन्फ्लेमेशन के फिर क्या डिफरेंशियल्स होते हैं। उसमें जो टॉप पे आता है हमारे पास वो आता है ओस्टियोआर्थराइटिस। ये ओस्टियोआर्थराइटिस नहीं है, रादर दिस इज ओस्टियोआर्थ्रोपैथी। ये ओस्टियोआर्थ्रोपैथी हम इसको क्यों कहते हैं वो मैं आपको आगे चल के बताता हूँ। कि सिंगल नी ज्वाइंट इन्फ्लेम्ड होगा, नी ज्वाइंट के पेन के साथ पेशेंट आएगा, एंकल ज्वाइंट के पेन के साथ आएगा, हिप ज्वाइंट के पेन के साथ आएगा। तो सिंगल अगर ज्वाइंट इन्फ्लेम्ड होगा तो उसमें टॉप पे डिफरेंशियल हमारे पास आता है ओस्टियोआर्थराइटिस। दूसरा सेप्टिक आर्थराइटिस, यानी बैक्टीरियल इंफेक्शन ऑफ द ज्वाइंट। तो सेप्टिक आर्थराइटिस में नी ज्वाइंट हो सकता है, एल्बो हो सकता है, एंकल ज्वाइंट हो सकता है। तो कोई भी ज्वाइंट इन्फ्लेम्ड होगा और हाई ग्रेड फीवर होगा। पेशेंट आपके पास आया ईआर के अंदर, उसको तेज बुखार है 103 पे, और नी ज्वाइंट इन्फ्लेम हुआ पड़ा है, रेड है, टेंस है, टेंडर है, टेम्परेचर एलिवेटेड है। तो ये जो पिक्चर होगी ये सेप्टिक आर्थराइटिस की होगी। इसी तरह ट्यूबरकुलस आर्थराइटिस, अगर ज्वाइंट के अंदर ट्यूबरक्लोसिस घुस जाए, ट्यूबरक्लोसिस इन्फेक्ट कर जाए, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलाई, तो इसमें जो मोस्ट कॉमन ज्वाइंट इन्वॉल्व होते हैं वो इंटरवर्टिब्रल डिस्क ज्वाइंट इन्वॉल्व होते हैं बैक के अंदर। तो जिसको पॉट्स डिजीज बोलते हैं, हड्डियों की टीबी। तो ये बैक एक के साथ आएंगे, फीवर होगा, लेकिन फीवर मोर देन 15 डेज होगा। 15 दिन से ज्यादा का बुखार है, बैक एक है, पहले कफ भी थी पेशेंट को, फैमिली हिस्ट्री ऑफ ट्यूबरक्लोसिस है, वेट लॉस है, बुखार रात को आ रहा है और कमर का दर्द है और वो बढ़ता जा रहा है। तो जो इस तरह पेशेंट हमारे पास आएंगे उनको ट्यूबरक्लोसिस हो सकती है। इसी तरह नंबर थ्री, हमारे पेशेंट के अंदर जो सीरो नेगेटिव आर्थ्रोपैथीज होती हैं, स्पाइंडोलो आर्थराइटिस है, इसी इसके अलावा रिएक्टिव आर्थराइटिस, रीटर सिंड्रोम, कंजक्टिवाइटिस है, यूरिथ्राइटिस है, आर्थराइटिस है। तो ये भी इस तरह प्रेजेंट करते हैं। इसी तरह गोनोकोकल आर्थराइटिस, जो सेक्सुअली एक्टिव पेशेंट्स होते हैं, अडल्ट होते हैं, उनके अंदर ज्वाइंट इन्फ्लेम हो गया है और प्रीवियस हिस्ट्री ऑफ इंटीमेसी है, तो ये पेशेंट हमारे पास गोनोकोकल आर्थराइटिस के भी प्रेजेंट कर सकते हैं। तो ये तो हैं डिफरेंशियल्स ऑफ मोनो आर्थराइटिस, ट्यूबरकुलस, सेप्टिक, ओस्टियोआर्थराइटिस, रिएक्टिव आर्थराइटिस, सीरोनेगेटिव आर्थ्रोपैथीज। अब आ जाते हैं ओलिगो आर्थराइटिस क्या है।
ओलिगो आर्थराइटिस मतलब 2, 3, 4 या 5 ज्वाइंट इन्फ्लेम्ड है। ये जो मैंने मोनो आर्थराइटिस के आपको डिफरेंशियल पढ़ाए हैं ना, जैसे ओस्टियो आर्थराइटिस है, ये एज अ ओलिगो आर्थराइटिस भी आ सकता है। यानी 2 ज्वाइंट का पेन है, नी का भी है, एल्बो का भी है, नी का भी है, हिप ज्वाइंट का भी है, नी का भी है, एंकल ज्वाइंट का भी है। तो ये भी सारे आ सकते हैं। इसके अलावा हमारे पास पेशेंट आ सकता है ओलिगो आर्थराइटिस का, जैसे रूमेटिक फीवर है। तो रूमेटिक फीवर में 2 से ज्यादा ज्वाइंट इन्वॉल्व होंगे, 2 होंगे, 3 होंगे, 4 होंगे, और एसिमेट्रिकल इन्फ्लेमेशन होगी। एक पेशेंट का रिस्ट ज्वाइंट इन्फ्लेम्ड है, एक हाथ का, दूसरा का एल्बो ज्वाइंट इन्फ्लेम्ड है, फिर ये ठीक हो गया, इधर का हिप शोल्डर ज्वाइंट इन्फ्लेम हो गया। तो एक साइड का एक ज्वाइंट होगा, दूसरी साइड का कोई और ज्वाइंट होगा। तो एसिमेट्रिकल आर्थराइटिस। इसके अलावा कार्डाइटिस के फीचर आ सकते हैं, प्रीवियस हिस्ट्री ऑफ सोर थ्रॉट आ सकती है। तो ये इस तरह हमारे पास पेशेंट आएंगे, तो उसमें फिर हम हमारे पास क्राइटेरिया होते हैं, जॉन्स क्राइटेरिया, वो अप्लाई कर रहे होते हैं कि आर्थराइटिस, कार्डाइटिस और कोरिया, एरिथीमा मार्जिनेटम, तो वो हम कर रहे हैं। तो इस पे मैं आपको इंशाल्लाह लेक्चर एक भेजूंगा, स्पेशल लेक्चर रोमैटिक फीवर के ऊपर। तो ये जो रोमैटिक फीवर होता है, इसका एसिमेट्रिकल आर्थराइटिस होता है। और जो पोली आर्थराइटिस है, उसमें जो टॉप पे ऊपर हमारे पास आता है पोली आर्थराइटिस के अंदर डिफरेंशियल्स, वो आते हैं रूमाटाइड आर्थराइटिस। रूमाटाइड आर्थराइटिस यंग फीमेल की ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है। द मोस्ट कॉमन ज्वाइंट इन्वॉल्व आर द इंटरफ्लेंजियल ज्वाइंट्स। और ये पेशेंट हमारे पास आते हैं रूमाटाइड आर्थराइटिस के। इसमें भी एक क्राइटेरिया होता है कि मोर देन 6 वीक्स की हिस्ट्री होती है, अर्ली मॉर्निंग स्टिफनेस होती है, रेज्ड ईएसआर या सीआरपी होती है। तो नंबर ऑफ ज्वाइंट अगर एसिमेट्रिकल हो और 4 से ज्यादा हो, तो ये होता है कि हमने फिर रूमाटाइड आर्थराइटिस लाजमी सोचना है। बाकी जो गाउटी आर्थराइटिस है, वो सिंगल ज्वाइंट भी इन्फ्लेम हो सकता है, 2 ज्वाइंट्स भी हो सकते हैं, यानी मोर्नो आर्थराइटिस भी हो सकता है, ओलिगो आर्थराइटिस भी हो सकता है। इसी तरह स्यूडो गाउट होता है, वो भी मोनो आर्थराइटिस भी हो सकता है, और ओलिगो आर्थराइटिस भी हो सकता है। तो एनीवे, ये तो एक जर्नलाइज क्लासिफिकेशन है, अभी हम इसको बिल्कुल सिंपल कर देते हैं। आपके लिए ना डायग्नोसिस बनाना बिल्कुल आसान है। जब हम एमबीबीएस के अंदर आते हैं, तो हम में से बहुत सारे रिलेटिव्स, दादियां, दादे, नानियां, नाने, हम जिस भी तकरीब के ऊपर जाते हैं, वो कहता है डॉक्टर साहब मेरा तो घुटनों का दर्द नहीं आ रहा। तो एनी पेशेंट अबव 40 ईयर ऑफ एज, और उसको नी ज्वाइंट या हिप ज्वाइंट या एंकल ज्वाइंट का पेन है, तो दैट इज ओस्टियोआर्थराइटिस अनटिल और अनलेस प्रूवन अदरवाइज। अब यहां पे ना, ये जो ओस्टियोआर्थराइटिस है, ये ओस्टियोआर्थराइटिस नहीं है, रादर ये, इसका अच्छा जो नाम है वो है ओस्टियोआर्थ्रोपैथी, कि एज रिलेटेड ज्वाइंट डिसऑर्डर है, जो कार्टिलेज है ज्वाइंट के ऊपर, उसकी बेसिकली डीजनरेशन हो रही है। इसमें ना चारों साइन ऑफ इन्फ्लेमेशन नहीं पूरे होते। मैंने आपको अभी 4 साइन ऑफ इन्फ्लेमेशन पढ़ाए थे कि रेडनेस होगी, टेम्परेचर एलिवेटेड होगा, एडिमा होगा, और टेंडरनेस होगी। तो यहाँ पे पहले 2 पूरे होते हैं कि पेशेंट का जो ज्वाइंट है वो एडिमा हो सकता है, और उसको पेन भी हो सकता है। तो आप कभी भी नहीं देखेंगे अपनी जिंदगी के अंदर कि एक पेशेंट को ऑस्टियोआर्थराइटिस है और ज्वाइंट रेड हुआ पड़ा है, और ज्वाइंट बेसिकली जो है उसको, पेशेंट को फीवर हुआ पड़ा है। इस तरह कभी भी आप नहीं देखेंगे कि कोई भी पेशेंट आपके पास आ रहा है ज्वाइंट इन्फ्लेमेशन के साथ, जिसको फीवर भी है, हाई ग्रेड फीवर है या लो ग्रेड भी इवन हो, और उसका रेडनेस ऑफ द ज्वाइंट हो, तो ये ऑस्टियोआर्थराइटिस नहीं होगा। इसको फिर आप बाकी डिफरेंशियल सोचेंगे, इसको सेप्टिक तो नहीं है, 15 दिन से ज्यादा की हिस्ट्री है, तो हम सोचेंगे कि इसको ट्यूबरकुलस आर्थराइटिस तो नहीं है। तो ओस्टियोआर्थराइटिस की पहचान ही यही है कि इसके अंदर इन्फ्लेमेशन के चारों साइंस पूरे नहीं होते। क्या कौन से साइन होंगे? पेन के, एडीमा मिल सकता है। तो पेशेंट आपके पास आया, डॉक्टर साहब मुझे ना जोड़ों का दर्द रहता है, और इसकी ना ऑफ एंड ऑन पीरियड्स आते हैं, यानी कुछ दिन दर्द रहेगा, और उसके बाद फिर कुछ दिन दर्द ठीक हो जाएगा, फिर कुछ दिन बाद पेशेंट को पेन आएगा, फिर ठीक हो जाएगा, फिर पेन आएगा, फिर ठीक हो जाएगा, और आएगा जस्ट पेन। इनिशियली पेन आता है, बाकी आस्ते आस्ते एडिमा डेवलप होता है, मूवमेंट्स लाज हो जाती हैं। तो ये टिपिकल फीचर होता है ओस्टियोआर्थराइटिस को। तो कोई भी पेशेंट अगर हमारे पास नी ज्वाइंट या एंकल ज्वाइंट या हिप ज्वाइंट के पेन के साथ आ रहा है, कोई फीवर नहीं है, कोई वेट लॉस नहीं है,
दैट इज द टिपिकल पिक्चर ऑफ ओस्टियोआर्थराइटिस। तो आप पेशेंट से पूछेंगे कि इसके साथ बुखार तो नहीं रहता, कोई खांसी तो नहीं रहती, और वजन कम तो नहीं हो रहा। तो वजन कम ओस्टियोआर्थराइटिस में नहीं होता। वेट लॉस है तो आप ट्यूबरकुलोसिस सोचेंगे। इसी तरह हम malignancy सोच रहे होते हैं जब पेशेंट को वेट लॉस आ रहा होता है। और दूसरा आपने फीवर का पूछना है, तो इनको फीवर भी नहीं होता, डॉक्यूमेंटेड कोई फीवर नहीं होगा। तो पेशेंट आपके सामने आके बैठ गया है, अब हमने इसकी देखनी है पल्स। तो जो इनकी पल्स होगी वो नॉर्मल होगी। तो आप देखिए अगर एक पेशेंट को हाई ग्रेड फीवर है तो पल्स क्या होगी, टैकीकार्डिया होगा, यानी 120 130 में पल्सेस आ रही होंगी। तो पल्स बहुत कुछ बता देती है। तो आप पल्स देखेंगे तो इन केस ऑफ ऑस्टियोआर्थराइटिस पल्स विल बी नॉर्मल। फिर हम इनका ब्लड प्रेशर देखेंगे। तो ओल्ड एज के अंदर ना 40 साल से ज्यादा जो पेशेंट्स हैं उनके अंदर हाइपरटेंसिव होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। तो पाकिस्तान के अंदर मैं बात करूं तो 45 ईयर से अबव 1/3 पाकिस्तानी पॉपुलेशन दैट इज हाइपरटेंसिव। तो ये हमने माइंड में रखना है कि पेशेंट हाइपरटेंसिव तो नहीं है। तो ब्लड प्रेशर हम देखें, फिर हम इनका ऑक्सिलरी टेम्परेचर देखते हैं, तो वो अनरिमार्केबल होगा। अब यही पेशेंट को अगर 102 पे 101 पे बुखार आ गया तो हम रेस्ट ऑफ द डिफरेंशियल सोचेंगे। फिर हम इनका रेस्पिरेटरी रेट देखेंगे, तो रेस्पिरेटरी रेट विल बी अनरिमार्केबल। फिर हम इनकी आईज देखें, नोज देखें, ओरल कैविटी देखें, अनरिमार्केबल। चेस्ट अनरिमार्केबल, अब्डोमेन अनरिमार्केबल। फिर हम आते हैं ज्वाइंट पे। तो ज्वाइंट पे आइडियली यही होता है कि हम इंस्पेक्ट करते हैं कि कोई एडिमा तो नजर नहीं आ रहा, कोई रेडनेस तो नहीं है। फिर हम पाल्पेट करते हैं कि टेंडरनेस तो नहीं है, टेम्परेचर एलिवेटेड तो नहीं है। फिर हम मूवमेंट्स करवाते हैं। तो ज्वाइंट के ऊपर आपने नॉर्मल जो ज्वाइंट्स की मूवमेंट होती है कि फ्लेक्शन एक्सटेंशन हमने करवानी है। तो जब हम इनकी मूवमेंट्स करवाएंगे तो मूवमेंट्स के ऊपर हो सकता है पेशेंट को पेन हो, और क्रेपिटस होगा। क्रेपिटस ना, जब बेसिकली कार्टिलेज डैमेज होता है तो बोन के दरमियान ना फ्रिक्शन आ जाती है, उस फ्रिक्शन की वजह से क्रैप्स प्रोड्यूस होते हैं। तो पेशेंट बताता है डॉक्टर साहब जब मैं सीढ़ियां उतरता हूं तो जोड़ों से ना आवाज आती है, जोड़ों में पानी मुझे लगता है। तो ये क्रेपिटस कैन बी द बी प्रेजेंट इन केस ऑफ ओस्टियोआर्थराइटिस। लेकिन कोई टेम्परेचर एलिवेटेड नहीं होगा और कोई पेशेंट को फीवर नहीं होगा। यानी ज्वाइंट भी इंफ्लेम नहीं है और एक्सिलरी टेम्परेचर भी नॉर्मल है, रेडनेस भी नहीं होगी। फिर हम इन पेशेंट को, अब हमने डायग्नोज करना है तो कैसे करेंगे। तो हम पेशेंट को सिंपल एक सीबीसी विद ईएसआर करवाएंगे, क्योंकि ये क्रॉनिक इन्फ्लेमेटरी डिजीज है तो ईएसआर विल बी रेज्ड। याद रखें जो ईएसआर है दैट इज द फीचर ऑफ क्रॉनिक इन्फ्लेमेटरी डिजीज, और जो सीआरपी है वो अक्यूट इन्फ्लेमेशन में रेज होता है। तो इनका ईएसआर रेज हो सकता है। इसके अलावा एक्सरे ऑफ द ज्वाइंट करवाएंगे, तो जो ज्वाइंट कैविटी है वो, उसके अंदर जो स्पेस है वो लॉस मिलेगी, इन बिटवीन द बोन स्पेस होती है ना, वो डिक्रीज हो जाएगी। तो दैट इज टिपिकल ऑफ इसको ओस्टियोआर्थराइटिस है। और ओस्टियोफाइट्स मिल सकते हैं, यानी बोनी ग्रोथ मिल सकती हैं। वो जो कार्टिलेज डैमेज होता है उसकी कैल्शियम क्रिस्टलाइजेशन हो जाती है, जिससे वो ओस्टियोफाइट्स का लुक दे रहा होता है कि वहां पे बेसिकली सेल्स नजर आ रहे होते हैं आपको एग्स की तरह। तो दैट इज द डायग्नोस्टिक ऑफ ओस्टियोआर्थराइटिस। नो हाउ विल वी मैनेज दिस पेशेंट। मैनेजमेंट इज वेरी सिंपल। लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन यानी नॉन फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट है और फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट है। तो नॉन फार्माकोलॉजिकल भी इक्वली इंपॉर्टेंट है कि अगर पेशेंट ओवरवेट है तो हम उसका वजन कम करवाएंगे। कैसे कम करवाएंगे, आप उसकी रोटी कम कर दें, आप उसकी रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट्स चीनी कम कर दें, आप उस पेशेंट को स्टार्ट करवा दें कम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स के ऊपर। और इसके अलावा ये है कि पेशेंट को आपने एक्सरसाइज करवानी है। दो तरह की ना एक्सरसाइजेज होती हैं, एक को हम कहते हैं क्लोज्ड चेन एक्सरसाइजेज, एक को हम कहते हैं ओपन चेन एक्सरसाइजेज। क्लोज्ड चेन एक्सरसाइजेज वो होती हैं जिसमें हमारा जो कांटेक्ट है वो डायरेक्ट अर्थ के साथ होता है, यानी आप पाँव के साथ डायरेक्ट, आपका जो पाँव है वो डायरेक्ट जमीन को टच हो रहा है। तो ये क्लोज चेन एक्सरसाइज होती है। और ओपन चेन एक्सरसाइज ये होती है जिसमें डायरेक्ट जमीन को टच नहीं होता। अब आप कहेंगे कि ऐसी कौन सी एक्सरसाइज है जिसमें डायरेक्ट जमीन को टच नहीं होता पाँव। तो वो स्विमिंग है। जैसे स्विमिंग इज वंडरफुल फॉर ऑस्टियोआर्थराइटिस, ताकि जो हैमस्ट्रिंग मसल्स हैं और जो लेग के मसल्स हैं वो स्ट्रांग हो, जॉइंट को सपोर्ट करें। और साइकिलिंग, साइकिल देखें, अगर आप साइकिलिंग देखें तो वो भी डायरेक्ट जमीन को पाँव टच नहीं हो रहा।
तो साइकिलिंग एंड स्विमिंग आर द आइडियल एक्सरसाइजेज फॉर अ पेशेंट विद ओस्टियोआर्थराइटिस। तो ये हमने इनकरेज करनी है। सीढ़ियाँ नहीं चढ़नी, पाँव के बाल नहीं बैठना, नमाज कुर्सी पे बैठ के पढ़ें, हाथ में छड़ी रखें। हाथ में छड़ी रखेंगे तो जॉइंट के ऊपर स्ट्रेन नहीं आएगा, स्ट्रेस नहीं आएगा, तो मजीद कार्टिलेज डैमेज नहीं होगा। तो हमने एक लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन के साथ इनको थेरापी देनी है, टॉपिकल एनाल्जेसिक्स। तो टॉपिकल एनाल्जेसिक्स के अंदर हमारे पास एक जेल आती है, वोल्ट्राल जेल या डाइक्लो जेल या डाइक्लोरान जेल। ये इसके अंदर ना डाइक्लोफिनेक सोडियम है। या एक आती है पी कैम जेल, इसमें प्रॉक्सी कैम है। तो सुबह शाम पेशेंट को मुतासरा जोड़ की मालिश करवाएं, और उसके बाद एक स्पोर्ट आती है नी स्पोर्ट। अगर नी का है तो नी स्पोर्ट, एंकल है तो एंकल स्पोर्ट, वो उसके ऊपर चढ़ा लें, जॉइंट के ऊपर। सुबह शाम आपने मसाज करना है। और पेन को हमने मैनेज करना है विद स्टेप लैडर पे पैटर्न ऑफ पेन मैनेजमेंट। तो स्टेप लैडर पैटर्न ऑफ पेन मैनेजमेंट क्या है? तो बेस लाइन की ड्रग जो है ना पेन मैनेजमेंट के अंदर, जो सबसे इंपॉर्टेंट पहली दवाई है वो पैरासीटामोल है। और पैनाडॉल 2 गोलियां हस्ब जरूरत, जब भी आपको दर्द हो आपने 2 गोलियां पैनाडॉल खानी है। बेनिफिट क्या है कि रीनल फ्रेंडली ड्रग है, टॉक्सिसिटी बहुत जल्दी नहीं होती, और दूसरा ये है कि कॉस्ट इफेक्टिव है, इजी कंप्लाइंस है। तो ये आपने पेशेंट को देनी है। और इसके साथ हम हर 10 में से 7 डेज इनको आपने विटामिन ई देना है। कैप्सूल आता है ईवियन के नाम से। तो ये आपने पेशेंट को देना है 400 से 600 इंटरनेशनल यूनिट, एक कैप्सूल दूध के साथ। तो ये एंटीऑक्सीडेंट है, विटामिन ई। तो ये हम 10 में से 7 डेज इनिशियली देते होते हैं। तो इसका बेनिफिट ये होगा कि पेशेंट को जॉइंट इन्फ्लेमेशन भी बेहतर हो जाएगी, पेन भी उसका सेटल हो जाएगा। और टॉपिकल एनाल्जेसिक से आप कोई पेशेंट को एनसेड अब्यूज के सिम्टम्स भी नहीं आएंगे। एनसेड के जो साइड इफेक्ट होते हैं ना, वो होते हैं गैस्ट्राइटिस, गैस्ट्रिक अल्सर, पेप्टिक अल्सर डिजीज, सीकेडी करवाते हैं एनसेड अब्यूज की वजह से, एनसेड ओवर यूज की वजह से। तो हमने इनको पैनाडॉल इस वजह से दिया, टॉपिकल में हमने पी कैम या डाइक्लोजेल दे दी, ईवियन दे दिया है, लाइफस्टाइल का बता दिया है। और पेशेंट को आपने इसी तरह उसको हस्बे जरूरत है ट्रीटमेंट देना। ऑफ पीरियड के अंदर दवाई नहीं लेंगे, जब ऑन पीरियड होगा यही दवाई ले लेनी है। तो यानी अगर पेशेंट को दर्द खत्म हो गया देन देयर इज नो नीड कि आप पेशेंट को मेडिसिन कंटिन्यू करें। आप पेशेंट ऑलरेडी पैरासिटामोल यूज कर रहा था, वो कहता डॉक्टर साहब पहले मुझे इससे आराम आ जाता था, अब इससे आराम नहीं आता, तो फिर हम पेशेंट को शिफ्ट कर लेंगे एनसेड्स के ऊपर। तो एनसेड में जो बेस लाइन ड्रग है ना वो ब्रूफेन है, इसी तरह डेक्साइबोप्रोफेन है। तो आप उसको जहां पे पहले वो पैरासीटामोल ले रहा था, अब वो ब्रूफेन लेना स्टार्ट कर देगा। तो टैबलेट ब्रूफेन 200 mg 2 गोलियां हस्ब जरूरत आपने देनी है। दर्द हो तो 2 गोलियां ले लें, बाकी टॉपिकल एनाल्जेसिक वैसे कंटिन्यू करेंगे। और एक अर्ली स्टेजेस ऑफ ओस्टियोआर्थराइटिस के अंदर थेरापी है कॉन्ड्राइटन सल्फेट्स और ग्लूकोजामीन्स। ये जो मैट्रिक्स होता है इन द जॉइंट कैविटी, जो सिनोवियल फ्लूइड है उसकी कंपोजिशन के अंदर हेल्पफुल है कॉन्ड्राइटन सल्फेट और ग्लूकोजामीन्स। तो गाइडलाइंस ये कहती हैं कि अगर इनिशियल स्टेजेस के ऊपर आप पेशेंट को प्रेस्क्राइब करते हैं कॉन्ड्राइटन सल्फेट और ग्लूकोजामीन्स, तो इसकी डिजीज प्रोलॉन्ग हो जाती है। तो 3 मंथ्स के लिए हम हमारे पास टैबलेट आती है कंफर्ट डी के नाम से, COMFORT हैफन डी। तो विटामिन डी इसमें 400 इंटरनेशनल यूनिट है, और बाकी ग्लूकोजामीन है, कॉन्ड्राइटन सल्फेट है। ये क्या है? कंपोजिशन ऑफ समेवल फ्लूइड में हेल्पफुल है। तो ये आपने 3 मंथ्स तक डेली डेली देनी होती है, तो इससे डिजीज प्रोसेस स्लो हो जाता है। और बाकी आपने ब्रूफिन या टर्सिका स्टार्ट कर दी, वो हस्बे जरूरत डाइक्लोजेल सुबह शाम, और साथ ईवियन हर 10 में से 7 डेज। इनिशियली हम इसी तरह देते हैं, लेटर ऑन आप एक वीक दोगे, एक वीक फिर बंद कर दोगे, फिर एक वीक दोगे, फिर एक वीक बंद कर दोगे। कंफर्ट डी के नाम से टैबलेट आती है। अब पेशेंट ब्रूफिन को भी रिस्पॉन्स नहीं कर रहा, तो फिर हम इन पेशेंट्स को प्रेस्क्राइब करते हैं डाइक्लो या निम्स। तो डाइक्लो या निम्स बेसिकली ये इससे अच्छे एनसेड है। निम्स कॉक्स 2 इनिबिटर है, और जो डाइक्लो है वो कॉक्स 1 इनिबिटर है।
तो निम्स 100 mg हस्बे जरूरत, और जो डाइक्लो है वो 50 mg हस्बे जरूरत। अब जब आप एनसेड देते हो ना, और पेशेंट को ये आपने बताना है कि अगर आप मुसलसल 15 दिन से ज्यादा ये दवाई इस्तेमाल करेंगे, डेली आपको दर्द हो रहा है, तो फिर आप इसके साथ पीपीआई भी ऐड करेंगे। तो रूलिंग या राइजेक या सांते या ओमेगा 20 mg नाश्ते से पहले, ताकि मैदा खराब ना हो। तो अगर आप डाइक्लो दे रहे हैं, स्पेशली ये कॉक्स 1 इनहिबिटर है, तो उसके और 15 दिन से ज्यादा आप दे रहे हैं, फिर आपने पीपीआई देना है। अगर 15 दिन से कम पे दे रहे हैं, फिर देर इज नो नीड टू स्टार्ट द पीपीआई। फिर अगर इसको भी रिस्पॉन्स नहीं करता, फिर आपने नेप्रोक्सिन देनी है, न्यूप्रॉक्स के नाम से टैबलेट आती है, ये देनी हस्ब जरूरत है। मतलब ये नहीं कि आपने सुबह शाम देते रहना है, दर्द हो तो उस सूरत में ले लें। और या पाइटेक्स दे दें, वो 20 mg हस्ब जरूरत आ जाएगी। अब पेशेंट का पता है क्या होगा, कुछ अर्सा उसको पैनाडॉल से आराम आएगा, फिर पैनाडॉल उसको काम करना छोड़ देगी, उसके पेन से उससे नहीं हल होगा, फिर वो ब्रूफेन पे जाएगा, फिर कुछ अर्सा उसको उससे आराम आएगा, फिर ब्रूफेन से भी हल नहीं होगा मसला, फिर डाइक्लो या निम्स पे जाएगा, उससे भी हल नहीं होगा, फिर न्यूप्रॉक्स या पाइटेक्स पे जाएगा, कुछ अर्सा उस पर चलता रहेगा, फिर उससे भी हल नहीं होगा तो टैबलेट आती है टोनोफ्लेक्स पी या ट्रेमोल प्लस, दैट इज ट्रेमाडॉल विद पैरासिटामोल। तो ये आपने देनी है, वो भी हस्ब जरूरत। और कंफर्ट डी 3 मंथ देंगे, क्योंकि इसके अंदर ग्लूकोजामिन और कॉन्ड्राइटन सल्फेट होता है। अब अगर पेशेंट इसको भी रिस्पॉन्स नहीं कर रहा, तो डॉक्टर साहब टोनोफ्लेक्स भी खा रहा हूं लेकिन मुझे आराम नहीं आ रहा, तो फिर हम इंट्रा आर्टिकुलर स्टीराइड इंजेक्शन स्टार्ट करवाते हैं। तो इंट्रा आर्टिकुलर स्टीराइड इंजेक्शन एज अ थर्ड लाइन रिजॉर्ट आते हैं जब टॉपिकल एनाल्जेसिक और ओरल एनसिड फेल हो जाए। तो इंजेक्शन हमारे पास आता है के कॉट के नाम से, उसको हम मिक्स करते हैं लिग्नोकेन के अंदर, दैट इज अ लोकल एनेस्थेटिक, और 10 cc सिरिंज के अंदर हम भरते हैं, और इन्वॉल्व जॉइंट के अंदर स्पेस के अंदर कैविटी के अंदर हम लगा देते हैं। अब ये बेसिकली एक स्किल है। आइडियल तो ये है कि जो बच्चा हाउस जॉब करके निकले, तो उसको सक्शनिंग भी आनी चाहिए, फॉरेन बॉडीज भी निकालनी आनी चाहिए, उसको स्टिचेस भी लगाने आने चाहिए, और उसको काटरी भी करनी आनी चाहिए, और उसको इंट्राआर्टिकुलर स्टेरॉइड इंजेक्शन भी लगाना आना चाहिए। लेकिन क्योंकि हमारे स्टूडेंट्स का या सीखने का शौक नहीं है, या हमारे सीनियर्स के पास इतना टाइम नहीं होता कि वो इन चीज़ों पे बॉदर करें, कोई पुलिस ही बनाए, तो वो हमें पढ़ा रहे होते हैं कि भाई आपने रेंसन क्राइटेरिया याद करना है, आपने चाइल्ड पर स्कोर स्टार्ट करना है, आपने टर्शरी केयर के वो डिसीजन याद करने हैं जिनके ऊपर कंसल्टेंट्स का डिफरेंस ऑफ ओपिनियन आ रहा होता है। लेकिन जो माइनर माइनर चीजें हैं, ये हम इनकी तरफ किसी की कोई तवज्जो नहीं है। तो एज अ रिजल्ट फिर इससे क्या होता है, एज अ रिजल्ट इससे ये होगा कि क्वैकरी प्रमोट हो रही है। जब आपका यंग डॉक्टर वो हाउस जॉब करके निकलता है और उसको बेसिक डायग्नोसिस बनाने नहीं आते, और उसको कॉस्ट इफेक्टिव ट्रीटमेंट नहीं आता, तो लोग फिर उसको प्रेफर नहीं करते अनफॉर्चुनेटली। वो भी क्वैक के बाबू कहते हैं उसका 30 साल का तजर्बा है, 20 साल का तजर्बा है, बड़ा सियाना है। तो ये चीजें आपने ना सेंटेंसेस बहुत सुने होंगे। क्यों? क्योंकि हमारी तरफ भी कमी कोताही है, हम जस्ट डिग्री पे फोकस कर रहे होते हैं, स्किल सेट हमारा ऑलमोस्ट जीरो होता है। तो एनीवे, ये तो टॉपिक अब डिबेट है, ये खत्म नहीं होगा। हम जो कर सकते हैं कि हम अपना कंट्रीब्यूशन दें। तो आप कोशिश करें कि अगर आपने आर्थो में हाउस जॉब की है तो वहां पे ये सीख लें, या किसी कंसल्टेंट के साथ अटैच हो जाएं, वो आपको सिखा दे तो उसकी मेहरबानी। तो एनीवे, इंट्राआर्टिकुलर स्टेरॉइड इंजेक्शन रिजॉर्ट है जब एक पेशेंट हमारे पास उसको फेल हो जाती है पेशेंट के अंदर ओरल एनसेड और टॉपिकल एनसेड्स। टॉपिकल पेन किलर भी काम नहीं कर रहे, ओरल भी काम नहीं कर रहे, तो फिर आपने ये दे देने। अब आ जाते हैं कि अगर पेशेंट की बिल्कुल ही ज्वाइंट मूवमेंट खत्म हो गई है, ज्वाइंट स्पेस लॉस हो गई है, तो फिर हम इन पेशेंट को ज्वाइंट रिप्लेसमेंट थेरापी एडवाइस करते हैं। तो वो फिर जो अच्छे केयर के हॉस्पिटल है वहां पे हो रही है, नी ज्वाइंट रिप्लेसमेंट है, टोटल हिप रिप्लेसमेंट है, तो फिर वो हमारी डोमेन से बाहर हो जाता है। तो हमने एज सिम्टोमेटिक थेरापी में टॉपिकल एनाल्जेसिक, ओरल एनाल्जेसिक्स, वाइटामिन्स, फिजियोथेरापी, लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन, यहाँ तक हमने ट्रीटमेंट करना होता है। तो ये है जी मैनेजमेंट ऑफ ऑस्टियोआर्थराइटिस। अब आ जाते हैं गाउटी आर्थराइटिस की। जो गाउटी आर्थराइटिस है, इसमें बेसिकली ना मैं आपको थोड़ा सा बेसिक पढ़ा देता हूँ यूरिक एसिड कैसे बनता है।
तो जब हम कार्बोहाइड्रेट्स खाते हैं तो कार्बोहाइड्रेट्स का एंड प्रोडक्ट होता है ग्लूकोज। लिपिड खाते हैं, एंड प्रोडक्ट होता है फैटी एसिड्स। हम खाते हैं जी प्रोटीन्स, एंड प्रोडक्ट होता है अमाइनो एसिड्स। और जब हम सेल खाते हैं तो सेल के अंदर होता है न्यूक्लियस, और न्यूक्लियस के अंदर होता है नाइट्रोजनस बेसिस, प्यूरिन और पेरिमिडीन्स। उनका जो एंड प्रोडक्ट है वो यूरिक एसिड होता है। तो पेशेंट जब हमारे पास आएगा, वो पेशेंट जो कोमॉर्बिड है, स्पेशली ओवरवेट हैं, डायबिटिक हैं, हाइपरटेंसिव हैं, मेटाबॉलिक सिंड्रोम का पार्ट है ये। तो अब ये है कि नॉर्मली यूरिक एसिड हमारी बॉडी के अंदर जो मेल्स हैं उनके अंदर 3.4 से लेकर 7 mg पर डेसीलीटर, और फीमेल्स के अंदर 2.4 से लेकर 6 mg पर डेसीलीटर इज द नॉर्मल यूरिक एसिड लेवल। कैसे बन रहा है? ड्यू टू ब्रेक डाउन ऑफ सेल्स। सेल्स टूटते हैं, उससे न्यूक्लिक एसिड है वो प्यूरिन्स टूटती हैं, वो एंड पे पेरिमिडीन यूरिक एसिड बना देती हैं, और ये एक्सक्रीट हो जाता है थ्रू द किडनी। अब ये है कि अगर यूरिक एसिड का लेवल ब्लड के अंदर इंक्रीज होना स्टार्ट हो जाए, यानी मेल्स के अंदर 7 से ज्यादा आ जाए, फीमेल्स के अंदर 6 से ज्यादा आ जाए, इसको हम बोलते हैं हाइपरयूरेसीमिया। अब हाइपरयूरेसीमिया दो तरह का है, एक होता है प्राइमरी हाइपरयूरेसीमिया, एक होता है सेकेंडरी हाइपरयूरेसीमिया। प्राइमरी हाइपरयूरेसीमिया ये है कि जो हमारे पेशेंट्स होते हैं मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स के, जैसे डायबिटीज है, हाइपरटेंशन है, इस्कीमिक हार्ट डिजीज है, हार्ट फेलियर है, तो इनके अंदर बेसिकली जो हार्मोन्स हैं उनकी वजह से यूरिक एसिड लेवल इंक्रीज होना स्टार्ट हो जाएगा। तो ये होगा प्राइमरी हाइपरयूरेसीमिया। और दूसरा जो सेकेंडरी हाइपरयूरेसीमिया है, अगर एक पेशेंट का किडनी फंक्शन ठीक नहीं है, किडनी ठीक काम नहीं कर रहा, सीकेडी हो गई है, अब यूरिक एसिड लेवल इंक्रीज होना स्टार्ट हो गया है, इसको हम बोलेंगे सेकेंडरी हाइपरयूरेसीमिया। या पेशेंट की बॉडी का सेल टर्नओवर बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा सेल टूट रहे हैं, कि पेशेंट को फोटोथेरापी चल रही है, कीमोथेरापी चल रही है, उसके सेल ना बहुत ज्यादा डी नेचर हो रहे हैं, और सेल जब टूटेगा, नेक्रोज होगा उससे, और उसका न्यूक्लियस भी टूटेगा, तो उससे बेसिकली यूरिक एसिड ज्यादा प्रोड्यूस होगा। अब देखें ये सेकेंडरी पैथोलॉजी है, तो ये कब होता है? मलिग्नेंसी के अंदर। तो जैसे मलिग्नेंसी के साथ हाइपरयूरेसीमिया है, या सीकेडी उसके साथ हाइपरयूरेसीमिया है, तो दैट इज सेकेंडरी हाइपरयूरेसीमिया। तो सेकेंडरी हाइपरयूरेसीमिया को मैं डिस्कस नहीं करूंगा, क्यों? क्योंकि ये तो बेसिकली इसका काज ही डिफरेंट है ना, इसका तो हम काज ट्रीट करेंगे, सीकेडी है उसको ठीक करेंगे, कि पेशेंट का जो कीमो है चल रही है या फोटोथेरापी चल रही है उसको अकॉर्डिंगली हम एड्रेस करेंगे। जो प्राइमरी हाइपरयूरेसीमिया है, इसके अंदर पेशेंट हमारे पास कैसे आता है? तो पेशेंट हमारे पास प्रेजेंट करता है, या तो बर्निंग फीट होगा उसको, डॉक्टर साहब पाँव जलते हैं। तो बेसिकली यूरिक एसिड ना क्रिस्टलाइज होता है सॉफ्ट टिश्यू के अंदर, और नर्व्स को डीनेचर करता है, तो पाँव जलने के साथ पेशेंट आ सकता है। तो डायबिटीज के अंदर पाँव जलते हैं, हाइपरयूरेसीमिया के अंदर पाँव जलते हैं, B5 डेफिशिएंसी, विटामिन B5 डेफिशिएंसी हो उसमें पाँव जलते हैं। तो बर्निंग फीट्स के साथ पेशेंट आ सकता है, नंबर 1। नंबर 2 ये होगा कि डॉक्टर साहब जब मैं दाल खाता हूँ ना, मुझे फटीग स्टार्ट हो जाती है, थकावट हो जाती है। दाल हो गई, पालक हो गई, सी फूड्स हो गए, तो इसके साथ ना पेशेंट को थकावट होती है। तो हम इन पेशेंट को ना इनिशियली एक आरबीएस करवाते हैं, एक यूरिक एसिड करवाते हैं। अगर वो डिरेंज है तो दैट इज हाइपरयूरेसीमिया। तो हाइपरयूरेसीमिया के अंदर आपने मैनेज करना है कंजर्वेटिवली। पेशेंट को फटीग बॉडी एचेज होते हैं, आप उसको पैनाडॉल या डाइक्लो देते हो। आप पेशेंट को कहते हो भाई पानी ज्यादा से ज्यादा पिए, सी फूड्स और सेलुलर फूड्स डिस्करेज करते हैं। तो सेलुलर फूड्स में ना जैसे पालक है, जैसे दालें हैं, ये आप डिस्करेज करते हो। और ज्यादा रोटी नहीं खानी। फिर खाना क्या है? इसको आपने दूध पिलाना है, जितना मैक्सिमम पेशेंट दूध पिएगा। मिल्क इज द ए सेलुलर डाइट, कोई उसके अंदर सेल नहीं है। मुरिंगा खिलाएं, स्वांजना नहीं होता, आजकल ये सीजन इसका आने वाला है, तो इसके अंदर कैल्शियम का रिच सोर्स है। और कैल्शियम सप्लीमेंट्स हम पेशेंट को देते भी हैं इन केस ऑफ हाइपरयूरेसीमिया। तो कैल्शियम सप्लीमेंट्स का क्या रोल है? टैबलेट आती है CAC 1000+, एक रोजाना दोपहर में आप देते हो। तो कैल्शियम सप्लीमेंट्स का रोल ये है, जो हमारे पेशेंट प्रेजेंट करते हैं हाइपरयूरेसीमिया का, बेसिकली किडनी के अंदर ना
यूरिक एसिड एक्सक्रीट होता है, और काउंटर ट्रांसपोर्ट के अंदर रीअब्जॉर्प्शन होती है कैल्शियम की। कैल्शियम की ना 3 जगह पे अब्जॉर्प्शन हो रही होती है, एक गट के अंदर हो रही होती है, एक बूंज के थ्रू हो रही होती है, और तीसरा रीनल पैरेन्काइमा के थ्रू हो रही होती है। तो काउंटर ट्रांसपोर्ट होगी, यानी कैल्शियम रीअब्जॉर्ब होगा, तो उसके अल्टरनेट के अंदर यूरिक एसिड एक्सक्रीट होगा इनटू द यूरिन। अब होता यह है कि जब बॉडी के अंदर ऑप्टिमम कैल्शियम लेवल होगा, तो वो ऑप्टिमम कैल्शियम लेवल बेसिकली फिल्टर होगा, और फिल्टर होके वो जब रीअब्जॉर्ब होगा तो काउंटर ट्रांसपोर्ट के नतीजे में यूरिक एसिड एक्सक्रीट होगा। तो हम इसलिए CAC 1000+ देते हैं, डाइक्लो देते हैं 50 mg/BD, और साथ हम इन पेशेंट को प्रेस्क्राइब कर रहे होते हैं B12। B12 क्यों देंगे? क्योंकि B12 इसलिए देते हैं कि मैंने कहा था कि नर्व्स को ये डीनेचर करता है, सॉफ्ट टिश्यू के अंदर जाके अकामुलेट होता है, किसी के कान के अंदर अकामुलेट हो, किसी के नाक के अंदर अकामुलेट हो जाएगा। तो ये सॉफ्ट टिश्यू को जब डैमेज करेगा ना नर्व्स को, तो फिर बर्निंग होती है स्टार्ट। तो वो नर्व की जो बेसिकली नर्व का टॉनिक है वो B12 है। तो टैबलेट कोबालामीन एक रोजाना, और पानी ज्यादा से ज्यादा पिए, और आपने इसका इंटेक कम कर देना है। क्या चीजें आपने दालें बिल्कुल बंद कर देनी है सारी, रोटी हाफ कर देंगे, पानी ज्यादा से ज्यादा, दूध पिलाएं, और आपने इसको पालक साग ये डिस्करेज करने हैं। अब आ जाते हैं कि ये तो मैं हाइपरयूरिथमिया आपको पढ़ा रहा हूं, तो फिर गाउट क्या है? Whenever the uric acid crystallize into the joint, this will lead to the inflammation of the joint, and that will present with वही चारों साइन ऑफ इन्फ्लेमेशन होंगे। रेडनेस होगी, टेम्परेचर एलिवेटेड होगा, पेशेंट को पेन होगा। पेशेंट ने कल कुर्बानी का गोश्त खाया, आज उसको स्टार्ट हो गया जी दर्द, रात को दाल खाई, उसका पेन स्टार्ट हो गया एक ज्वाइंट का। कौन से ज्वाइंट इन्वॉल्व होते हैं? ज्वाइंट एक्सपोज टू द सन। तो जैसे हाथ है, जो हाथ के जॉइंट्स हैं ये इन्वॉल्व हो सकते हैं, पाँव के इन्वॉल्व हो सकते हैं, ये एक्सपोज होते हैं। यहाँ से पानी मैक्सिमम इवेपोरेट हो रहा होता है, तो क्रिस्टलाइजेशन के चांसेस मैक्सिमम होते हैं। जब क्रिस्टलाइजेशन होगी तो इन्फ्लेमेशन होगी, और गाउटी आर्थराइटिस हो जाएगा। अब हम इसको, जो कॉमनेस्ट जॉइंट है ना, वो फर्स्ट मेटाटार्सो फ्लेंजल जॉइंट इन्वॉल्व होता है। तो फर्स्ट टार्सो मेटाटार्सल जॉइंट दैट इज कॉल्ड पुडेग्रा। फर्स्ट टार्सो मेटाटार्सल जॉइंट इन्फ्लेमेशन पाँव का, तो उसको पुडेग्रा बोलते हैं। लेकिन कोई भी ज्वाइंट हो सकता है, स्पेशली यही मैंने आपको बता दिया कि हाथों के या पाँव के एक्सपोज ज्वाइंट्स। पाँव ज्यादा मुतासिर इस वजह से हो रहा होता है क्योंकि वो पेरीफ्री पे है, तो इसलिए वहां पे क्रिस्टलाइजेशन के ज्यादा चांसेस होते हैं। अब हमने पेशेंट की पल्स देखी, तो पल्स यहाँ पे नॉर्मल होगी, ब्लड प्रेशर नॉर्मल होगा, ऑक्सीजरी टेम्परेचर नॉर्मल होगा। अब यही पॉइंट होता है डिफरेंशिएट करना इसको सेप्टिक आर्थराइटिस से। जो सेप्टिक आर्थराइटिस होगा ना, उसमें पेशेंट को पल्स टैकीकार्डिया होगा, ऑक्सीजरी टेम्परेचर में हाई ग्रेड फीवर होगा। लेकिन यहाँ पे सिस्टेमिक साइन नहीं आएंगे इनिशियली। हाँ, जो ज्वाइंट होगा ना वो रेड होगा, टेंस होगा, टेंडर होगा, टेम्परेचर एलिवेटेड होगा, तो आप ज्वाइंट की मूवमेंट लाज हो जाएंगी। दैट इज द फीचर ऑफ गाउटी आर्थराइटिस। अब डायग्नोज कैसे करते हैं? तो आर्थ्रोसेंटिसिस इज द डायग्नोस्टिक पॉइंट। तो डायग्नोसिस का जो पॉइंट है वो आर्थ्रोसेंटिसिस है। आर्थ्रोसेंटिसिस, एक सुई हम लेते हैं, जॉइंट के अंदर डालते हैं, वहां से एस्पिरेट लेते हैं, उसको फिर हम लेबोरेटरी में भेज देते हैं उसकी केमिस्ट्री के लिए। तो वो हमें बता देगा कि भाई इसके अंदर ना यूरिक एसिड क्रिस्टल्स हैं। इसका मतलब ये है कि गाउटी आर्थराइटिस है। लेकिन हमारे यहाँ पाकिस्तान के अंदर लोग जॉइंट के अंदर सुई लगवाना पसंद नहीं करते। तो आप पेशेंट को बता देंगे कि भाई इसका एक टेस्ट होता है, यहाँ से ना पानी लेना पड़ेगा जोर से, तो अगर वो एग्री हो जाता है वेल एंड गुड, नहीं होता तो आपने क्लिनिकली डायग्नोज कर देना है। वी नीड टू बी क्लिनिकली वेरी कॉम्पिटेंट। ये जो हिटलर था ना, वो उसके पास कहा जाता है कि रेडार नहीं था, लेकिन उसने अपनी आर्मी को इतना ट्रेन किया हुआ था कि अगर इन अमेरिकन का, यूरोपियंस का कोई जहाज चला जाता उधर, तो वो उसको वापस नहीं जाने देते थे। तो आपने अपने आप को इस तरह ट्रेन करना है कि अगर कोई पेशेंट लैब नहीं करवाना चाह रहा, वी नीड टू बी वेरी कॉम्पिटेंट। हम हिस्ट्री एग्जामिनेशन के ऊपर डायग्नोसिस बना सकते हैं, और 90-95% डायग्नोसिस हिस्ट्री एग्जामिनेशन के ऊपर ही बनते हैं। तो अगर हमें रेलेवेंट लेनी आती हो, रेलेवेंट देखना आता हो कि पेशेंट में देखना क्या है। एनीवे anyway, अब इसको मैनेज कैसे करें? तो पहले 15 दिन हमने इसको कंजर्वेटिव थेरेपी देनी है, यानी हम इसको पेन फ्री करेंगे। तो आप इन पेशेंट को प्रेस्क्राइब करें, इमीडिएटली बहुत पेन है तो आप टोराडॉल लगा दें, और साथ हम इन पेशेंट को ओरल एनसेड देते हैं। अब अगर आप लिटरेचर पढ़ते हो ना,
तो उसके अंदर आपको इंडोमेथासिन, कॉल्चिसिन, ये ड्रग्स ऑफ चॉइस मिलेंगी, लेकिन ये ना कॉमन नहीं होती और इनके साइड इफेक्ट्स होते हैं। तो जो कॉमन हम एनसेड दे रहे होते हैं यही डाइक्लो, डेंजन, यही देते हैं। तो टैबलेट डाइक्लो 50 mg सुबह शाम, डेंजन 10 mg सुबह शाम, CAC 1000+ वैसे देंगे, B12 वैसे देंगे। 15 दिन आपने दे दिया, इन्फ्लेमेशन रिड्यूस हो जाएगी, इन्फ्लेमेशन बेहतर हो जाएगी, पेन सेटल हो जाएगा। अब आपने यूरेट लोवरिंग थेरेपी स्टार्ट करनी है। याद रखें, इन केस ऑफ acute एपिसोड ऑफ gout, यूरेट लोवरिंग थेरेपी इज कंट्राइंडिकेटेड। आप यूरेट लोवरिंग थेरेपी नहीं देंगे। तो आपने पेशेंट को प्रेस्क्राइब करनी है यही डाइक्लो 50 mg सुबह शाम, डेंजन 10 mg सुबह शाम, CAC 1000+ एक रोजाना दोपहर में, और कोबालामीन एक गोली रोजाना। 15 दिन बाद फॉलो अप पे आए। अब जब पेशेंट आपके पास आएगा ना, अगर उसको साल में 2 दफा ये पिक्चर आई है, तो साल में 2 दफा अगर एक्यूट गाउट या आर्थराइटिस हो रहा है, तो दैट इज द पॉइंट कि आप पेशेंट को यूरेट लोवरिंग थेरेपी स्टार्ट कर दें। तो 2 मेडिसिन हमारे पास आती हैं। एक टैबलेट आती है जाइलोरिक, ये एलोपिरिनॉल है। ये जो यूरिक एसिड बनने का मैकेनिज्म है ना, उसको स्लो कर देती है। तो 100 mg से स्टार्ट करके आप 300 mg तक दे सकते हो। यानी 100 mg दें, फिर 100 mg सुबह शाम दें, फिर 200 mg एक टाइम पे दे दें, एक 100 mg दूसरे टाइम पे दे दें। अब इसका ना मैकेनिज्म ऑफ एक्शन थोड़ा स्लोअर है। एक और ड्रग आती है, यूरिकोज यूरिक ड्रग है, तो दैट इज गो यूरिक। ये बेसिकली फुबुक्सोस्टेट है, तो ये यूरिन के थ्रू यूरिक एसिड रिमूव कर देती है। तो गो यूरिक 40 mg से लेकर 120 mg तक ये आप दे सकते हो। कितना अरसा देनी है? 6 वीक्स देनी है। और पेशेंट को लाइफ स्टाइल पे रखना है कि भाई वजन कम करें। खुराक के अंदर आप इनको डिस्करेज करेंगे कि इसने बहुत ज्यादा घी नहीं खाना, बहुत ज्यादा रोटी नहीं खानी, वॉक करनी है, पानी ज्यादा से ज्यादा पीना है। और साथ में जो बिल्कुल मना चीजें हैं वो दालें हैं, पालक, साग है। तो ये है जी मैनेजमेंट ऑफ गाउटी आर्थराइटिस। मेरे ख्याल में आज के लिए इतना काफी है। फिर बुगजोस्टेट 40 mg, 80 mg, 120 mg, तो 3 आप इस तरह देते हो। काफी है आज के लिए। कल हम इंशाल्लाह अगले टॉपिक के साथ मिलते हैं। कोई क्वेश्चन है तो माइक ऑन है, वो पूछ लें।